कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक बाई आरपी सर। तो जी दोस्तों, अगर जो हमारे सेशन को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह दोस्तों पारा मेडिकल के लिए क्लास चलता है, जिसमें प्रीवियस ईयर्स का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसके लिए क्या कर यहाँ पर प्रैक्टिस करवाया जाता है। तो आप भी अगर जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जब तक फॉर्म भरेंगे, जब तक आपको एग्ज़ाम होगा, क्योंकि टोटल इस चैनल पर जो भी पारा मेडिकल का इन्फॉर्मेशन होता है आपको इस चैनल के माध्यम से टोटल बताया जाएगा। तो देखिए, यह हमारा क्लास साइंस का है। साइंस का हमारा फर्स्ट टेस्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट टेस्ट है, सभी बच्चों को क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत की जाए। तो देखिए दोस्तों, आप हमारा चैनल का नाम माने क्या है जी, पॉलिटेक्निक बाई आरपी सर, यानी पॉलिटेक्निक बाई आरपी सर चैनल क्या है जी, ये आपका चैनल है। तो अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत की जाए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, वह पादप जिसमें बीज होते हैं परंतु फूल और फल नहीं होते हैं। तो बताइए वह कौन ऐसा पादप है जिसमें बीज होते हैं परंतु फूल और फल नहीं होते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पाइनस, फर्न, शैवाल, एनिलिडी। तो इसमें से बताइए तो कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताइएगा बाबू। जी बाबू, यानी आपने ऑप्शन नंबर ए पाइनस, यानी पाइनस आपने जवाब दिया है। पाइनस आपने जवाब दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि वर्णक मेलानिन किस अमीनो अम्ल से बनता है। तो देखिए, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्रोलीन, ग्लाइसिन, टायरोसिन या एनिलिडी। तो जल्दी से जवाब देने की, प्रोलोसिन, ग्लाइसिन, टायरोसिन, एनिलिडी। तो जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। और जो क्वेश्चन आपको मालूम नहीं है उस क्वेश्चन को कॉपी कलम लेकर बैठिए। जो क्वेश्चन नहीं मालूम है उस क्वेश्चन को नोट कीजिए, नोट कर करके उसका आंसर लिखिए, एक नोट्स बनाइए, ठीक है। नोट्स के माध्यम से पढ़िएगा तब भी सक्सेस हो जाइएगा। तो बताइए, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो जी, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी आप जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, टायरोसिन। तो टायरोसिन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए टायरोसिन के बारे में और कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए, टायरोसिन का पूछा जाए कि यह कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों, यह टायरोसिन मनुष्य के बॉडी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, बॉडी में, यानी शरीर में पाई जाती है। यहाँ पर पूछा जाए कि टायरोसिन का काम क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ टायरोसिन का कार्य होता है रंग, यानी बॉडी में पाया जाता है, इसका काम होता है रंग को देना। तो देखिए, रंग किसको किस में देता है। तो देखिए, बाल, हमारा बाल है, बाल, आँख, त्वचा, यह सब में क्या करता है जी, टायरोसिन नामक एंजाइम इनमें सभी में रंग देता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव तंत्र निम्नलिखित में से कौन एक पाचक एंजाइम नहीं है। वह कौन, मानव तंत्र में वह कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। तो बताइए, तो पहला ऑप्शन है ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिक, टाइलिन, पेप्सिन। तो बताइए तो जल्दी से इसमें से कौन सा हो जाएगा, ट्रिप्सिन होगा कि गैस्ट्रिक होगा कि टाइलिसिन होगा, कि इसमें से कौन होगा। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी गैस्ट्रिक एंजाइम है, जो पाचक एंजाइम के रूप में क्या होता है, नहीं पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी यह गैस्ट्रिक यानी पाचक एंजाइम नहीं है। और यहाँ पर सवाल हो जाए कि बताइए कौन कौन सा पाचक एंजाइम है।
तो ट्रिप्सिन है, टैलिन है और पेप्सिन, ये सब क्या है जी, पाचक एंजाइम है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला तत्व कौन सा है। तो जी बताइए तो जल्दी से बाबू। देखिए पहला हमारा ऑप्शन है मोलिबेडेनम, मैग्नीज, कॉपर, जिंक। तो जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों मोलिबेडेनम को MO से सूचित किया जाता है और मैग्नीज को Mn से, कॉपर को Cu से और जिंक को Zn से। तो और यह आपको मालूम नहीं है तो इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि इस आपको केमिस्ट्री में काम देगा। ठीक है, केमिस्ट्री का सवाल है। तो बताइए तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन भूमिका निभाता है। तो देखिए यानी आपने जवाब दिया है मोलिबेडेनम, यानी मोलिबेडेनम ने आपको जवाब दिया है, तो बिल्कुल सही जवाब है। क्या है जी, मोलिबेडेनम, यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भूमिका निभाता है। अब यहाँ पर एक और सवाल पूछा जाए कि नाइट्रोजन किस में पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों नाइट्रोजन जो होता है दलहनी पौधे के जड़ों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है जी, दलहनी पौधे के जड़ों में नाइट्रोजन अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर जी आपके खेत में यानी मिट्टी में क्या हो गया जी, नाइट्रोजन की कमी हो गई है, तो क्या जी दलहन की खेती कर दीजिए, तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। और एक क्वेश्चन की नाइट्रोजन, चलिए तो अगला, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि क्वेश्चन हम जो बोल रहे हैं वो क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। तो देखिए हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन दूषित का कारण क्या है। फूड पॉइजन माने दूषित हो जाना, भोजन को दूषित होने का क्या कारण है। तो पहला हमारा ऑप्शन है बोटुलिज्म या एंटी अमीबा या एक्सरे स्कर्वीज या पेप्सिन। तो बताइए तो इसमें से कौन सा हो जाएगा जी। तो जल्दी से बताइए कि भोजन को दूषित होने के कारण क्या होता है। तो देखिए यानी आपने जवाब दिया है बोटुलिज्म, जिन स्टूडेंट ने जवाब दिया है बोटुलिज्म उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, यानी क्या जी, भोजन को दूषित होने का कारण क्या है जी, बोटुलिज्म के कारण से ही भोजन दूषित होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोकुलकुरीन वर्णक पाया जाता है। वह कौन सा है जिसमें क्लोरोकुलकुरीन वर्णक पाया जाता है। तो जल्दी से बताइए। तो पहला हमारा ऑप्शन है एनिलीडा। जी दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है कि एनिलीडा, एक सेकेंड देखिए पहला हमारा ऑप्शन है एनिलीडा इंस्टेक्टा, निम्न श्रेणी कार्डेटा और इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि इसमें से कौन सा हो जाएगा, एनिलीडा होगा कि इंसेक्टा होगा, निम्न श्रेणी कार्डेटा होगा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जिन स्टूडेंट ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी एनिलीडा, एनिलीडा क्या है जी, एनिलीडा क्लोरोकुलकुरीन वर्णक पाया जाता है, एनिलीडा में ये पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के पौधों की पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। तो देखिए किस प्रकार के पत्तियों में, यहाँ पर सवाल देखिए। तो देखिए दोनों चारों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो पूछ रहा है कि किस प्रकार के पौधों की पत्तियों में समांतर सिरानुमान पाया जाता है। तो देखिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि फर्न में पाया जाता है, या एक बीज पत्री में पाया जाता है, या द्विबीज, या इनमें से सभी। तो बताइए तो इसमें से कौन सा पाया जाता है। तो जी यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए एक बीज पत्री जो पौधे होते हैं उनमें क्या समांतर सिरा विन्यास पत्ती पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन पर जाने से पहले हम कुछ इनके बारे में जान लेते हैं कि वह कौन कौन से ऐसा पौधा है जिसमें समांतर सिरा विन्यास पूछा जाए। यहाँ पर पूछा जा सकता है दोस्तों कि समांतर सिरा विन्यास का उदाहरण है। तो देखिए
समांतर सिरा विन्यास का उदाहरण वही होता है जिनका जड़ रेशेदार होता है। जिनके जड़ रेशेदार जाली के टाइप पाए जाते हैं उनके जड़ में क्या होता है जी, उन्हीं के जड़ माने उन्हीं के पत्ता क्या होता है, उन्हीं का पत्ता सिरा विन्यास होता है। जैसे में बताइए जल्दी से। देखिए धान, देखिएगा धान के उखाड़ के कभी देखिएगा तो धान में क्या होगा कि जाली टाइप होगा। और बताइए बांस, देखिए बांस का भी क्या होता है, बांस हो जाएगा, नारियल हो जाएगा। यानी जिस भी पौधे का, जिस भी वृक्ष का उसका जड़ रेशेदार होगा वह किसके अंतर्गत आ जाएगा, उसका पत्ता कैसा होगा, समांतर सिरा विन्यास होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी वस्तु समूह के अनुसार विषम है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। वस्तु है सेलुलोज है, प्राकृतिक गैस है, प्रोटीन है, ग्लूकोज है। तो यह बहुत ही आसान है, आप लोग जल्दी से जवाब दे दीजिए। तो देखिए यानी बी, यानी आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी। यह क्या है जी, प्राकृतिक गैस। देखिए तो ये गैस है, ये सब दूसर टाइप का है। तो यहाँ पर गैस क्या है जी, अनुसार विषम है, यानी इन सबसे अलग है, तो प्राकृतिक गैस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह बहुत ही आसान है। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है जो बहुत बार आपके पारा मेडिकल के एग्जाम में पूछ चुका है। तो इस सवाल को क्या कीजिएगा, ध्यान से देख लीजिए। तो देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा तत्व कच्चा लोहा में अधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित होती है। वो कौन सा तत्व है जो कच्चा लोहा में अधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित होती है। क्या जी, अशुद्धि के रूप में। तो पहला हमारा ऑप्शन है कार्बन, पोटेशियम, सिलिकॉन, मैग्नीज। तो बताइए तो इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो जी यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी जवाब आपने दिया है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। तो कार्बन क्या है जी, कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यह कितना पाया जाता है, तो देखिए कच्चा लोहा है, जो कच्चा लोहा है दोस्तों, यह 3.5 से दोस्तों 3.5 से 4.5 तक ले पाया जाता है कच्चा लोहा में। ठीक है, देखिए और कच्चा लोहा को दोस्तों पिग आयरन, यानी पिग आयरन भी बोला जा सकता है। पूछा जाए कि कौन सा तत्व पिग आयरन में, यानी पिग लोहा में, पिग आयरन कहिए, लोहा कीजिए, तो पिग आयरन में अधिक मात्रा अशुद्धि के रूप में पाया जाता है। तो कौन सा है जी, कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कच्चा लोहा कहकर कौची कह देगा, पिग आयरन। बाबू अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। तो 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि सलाई में प्रयुक्त होता है। तो जल्दी से बताइए कि सलाई में क्या होता है, लाल फास्फोरस होता है कि सफ़ेद फास्फोरस होता है कि सोडियम की पोटेशियम। तो जल्दी से बताइए कि इसमें क्या प्रयुक्त होता है, क्या पाया जाता है सलाई में। तो जी यानी लाल फास्फोरस, यानी लाल फास्फोरस क्या पाया जाता है, सलाई में पाया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, वह क्या है। लार में कौन ऐसा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। तो पहला हमारा ऑप्शन है कि फाइलेम, जाइमेस, लाइपेज, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइएगा इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो जी वेरी गुड, यानी जिन स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं आंसर दिया है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए जान लेते हैं कि यह कौन सा एंजाइम होता है जो स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। तो वह होता है परिवर्तन बहुलीकरण कहलाता है। बहुलीकरण, उसको बहुलीकरण कहा जाता है। ठीक है, करण है, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जी दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। कोलनीकरण कहते हैं, बहुलीकरण, या पश्चीकरण, या किण्वन। तो जल्दी से बताइएगा इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो जी यानी ऑप्शन नंबर डी, किण्वन बोला जाता है। जो सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित किया जाता है
उसी को क्विंटल बोला जाता है। उसके बाद हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु भार की इकाई होती है। तो दोस्तों परमाणु भार की इकाई बताइए, तो ग्राम होता है कि पाउंड होता है कि माइक्रो मिलीग्राम होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है पैरामेडिकल के एग्जाम में, तो आप क्वेश्चन को ध्यान रखिए कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो देखिए यानी ऑप्शन नंबर ए, तो परमाणु भार की इकाई क्या होती है, ग्राम होती है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्षारीय विलयन का मान होता है। दोस्तों क्षारीय विलयन का मान कितना होता है, तो बताइए। तो देखिए क्षारीय विलयन का मान कितना होता है। पहला ऑप्शन है 7 से कम, और दूसरा ऑप्शन है कि 7 से अधिक, और चौथा है कि निश्चित नहीं है। तो बताइए तो जल्दी से इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो देखिए क्षारीय विलयन का ऑप्शन नंबर सी, यानी आप जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, यानी क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है जी, 7 से अधिक होता है। और यहाँ पर एक सवाल पूछा जाए कि अम्लीय का कितना होता है, अम्लीय का कितना होता है। तो जी अम्लीय का कितना होता है जी, 7 से कम होता है। और पूछा जाए उदासीन, उदासीन का कितना होता है, तो नहीं बताइए तो जल्दी से। तो जी यानी उदासीन का कितना होता है, 7 होता है। 7 उदासीन का होता है, क्षारीय का 7 से अधिक होता है, और अम्लीय का 7 से कम होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर है कि दवा बनाने में काम आता है। बताइए तो दवा बनाने के लिए कौन सा काम आता है, बेंजोइक अम्ल काम आता है कि नाइट्रिक अम्ल, या प्रिक्रिका अम्ल, या अम्लराज। तो बताइए तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताइए जल्दी। तो देखिए दवा बनाने के काम आता है हमारा बेंजोइक अम्ल, यानी बेंजोइक अम्ल का प्रयोग कहाँ किया जाता है जी, दवा बनाने के रूप में किया जाता है। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए ये तो क्वेश्चन कहिए मत कितना बार, पूछिए मत कि क्वेश्चन कितना बार पूछ चुका है। हर बार ये क्वेश्चन पूछता है कि पारसेक का मात्रक क्या है। और जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं और जो पैरामेडिकल के नहीं देखे हैं क्वेश्चन को, तो देखिएगा हमेशा ही पूछते रहता है कि पारसेक का मात्रक क्या है। तो जल्दी से ऑप्शन दीजिएगा। पहला तो आपको ऑप्शन देने की जरूरत ही नहीं, सब कोई जानता है कि पारसेक का मात्रक क्या होता है जी, दूरी होता है। ठीक है, पारसेक का मात्रक क्या होता है, दूरी। तो देखिए इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सवाल पूछा जाए कि 1 पारसेक, यानी 1 पारसेक बराबर कितना होता है। नोट करिए कॉपी में, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। तो हाँ जी जल्दी जल्दी नोट कीजिए, 1 पारसेक बराबर कितना होता है। तो लिखिए 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर होता है 1 पारसेक बराबर। ठीक है, मीटर में होता है। यहीं पर और एक सवाल, अगर जी आपसे पूछा है 1 पारसेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष होता है, कितने प्रकाश वर्ष होता है, तो लिखिए 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष में पूछे तो कितना, 3.26। 1 पारसेक बराबर कितना जी, 1 पारसेक बराबर मीटर में, और ये किस में है, प्रकाश वर्ष में। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे लिए है कि यदि वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो वस्तु का गतिज ऊर्जा होगी। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, बताइए तो। पहला हमारा ऑप्शन है आधा हो जाएगा, कि दोगुना हो जाएगा, कि 1/4, कि इनमें से कोई नहीं। तो जी जल्दी से बताइए तो, यानी दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दी जाएगा तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। यह भी क्वेश्चन को कहिए मत, यो भी क्वेश्चन एकदम पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर है कि किस सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, या भंवर धारा, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें से कौन सा हो जाएगा जो कि ट्रांसफार्मर इस पर कार्य करता है।
तो जी यानी आपने ऑप्शन नंबर बी अन्योन्यन प्रेरक जवाब दे रहे हैं। इसी सिद्धांत पर क्या करता है, ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है? बताइए तो जल्दी से, कौन ऐसा प्रकाश है जिसका प्रकीर्णन कम होती है? तो पहला हमारा ऑप्शन है बैगनी, नीला, पीला या लाल। तो बताइए तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? जी यानी लाल। लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और यहीं पर पूछा जाए अधिक किसका होता है? जी अधिक किसका होता है, जल्दी बताइए तो। जी अधिक किसका होता है? बैगनी का होता है अधिक। ठीक है, यह क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पूछ रहा है कि कौन सा तत्व मानव हड्डी एवं दांत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो यह तो सबको मालूम है कि मानव के हड्डी में क्या पाया जाता है? जी कैल्शियम पाई जाती है। देखिए कोई कोई क्वेश्चन होता है जो आसान होता है, सब कोई जानता है, लेकिन आपको सवाल का मीडियम देखिए कैसा सवाल पूछता है। सब सवाल मिला जुला कर पूछता है, सब भाष्ट नहीं पूछता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक सवाल आ गया ना कि पूछेगा कि बताइए हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है एसिटिलीन का, एथिलीन का, एथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो सब लोग तो पहले ही काट देंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, ये तो हरे फलों को क्या किए जाते हैं, नहीं पका सकते हैं। यह ऑप्शन सबको गलत मार देगा। अब 3 गो में कन्फ्यूजन रहता है कि एसिटिलीन होगा, एथिलीन होगा कि एथेन होगा। तो हम इसीलिए हैं, तो देखिए सही जवाब हो जाएगा एथिलीन। ठीक है, तो हरे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए एगो सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि एथिलीन का सूत्र क्या होता है? एथिलीन का सूत्र क्या होता है? तो लिख लीजिए अगर ये मालूम नहीं है तो। जी C2H4 होता है एथिलीन का सूत्र। ठीक है, तो चलिए अगला हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों आपसे पैरामेडिकल के एग्जाम में टोटल साइंस से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 25 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। छोटा कर देते हैं कि आपको ऑप्शन क्या होगा, दिखाई देगा। तो चलिए 23 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि गायानिकोमास्टिया है ये क्या करता है? गायोनिकोमास्टिया क्या करता है? तो देखिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि यह पुरुषों के स्तन का विकास करता है, या पुरुषों के कानों के बालों को विकास करता है, महिलाओं के कद बड़ा करता है, या महिलाओं में अतिरिक्त अंगुलियों का विकास करता है। अतिरिक्त में किसी किसी का देखिएगा 6-6 गो अंगुली होता है। तो इसका कार्य ये होता है कि महिलाओं का कद माने क्या, उसको लंबा यानी बढ़ाने में कार्य करता है। यानी और फर्स्ट ऑप्शन है कि पुरुषों के स्तन का विकास। तो बताइए तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो जी यानी आपने जवाब दिया है पुरुषों के स्तन में विकास करता है। गायनोनिकोमास्टिया क्या करता है जी? पुरुषों के स्तन में विकास करता है। तो चलिए हमारा और 2 क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा और 2 गो क्वेश्चन क्या है। तो हमारा 24 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूरिया का सर्वाधिक साधारण कहाँ पाया जाता है? तो बताइए तो यूरिया का सर्वाधिक साधारण कहाँ पाया जाता है? पहला है कि रेनल वेन में, या यकृत निवाहिका शिरा में, या पृष्ठ महाधमनी, या यकृत शिरा में। तो बताइए तो जल्दी से दोस्तों इसमें से कौन सा हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? तो जी स्टूडेंट आपने जवाब दिया है यकृत के शिरा में। यानी यकृत के शिरा में क्या जी? यूरिया सर्वाधिक माने अधिक मात्रा में साधारण इसका पाया जाता है। कहाँ? यकृत के शिरा में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन के, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए यह क्वेश्चन पूछ रहा है CO+H2, CO+H2 दोस्तों है 2 है, नीचे है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नीचे है
CO एवं H2 के मिश्रण को जाना जाता है। CO और H2 के मिश्रण को दोनों अभिक्रिया कर लेगा तो क्या नाम से जाना जाएगा? तो पहला हमारा ऑप्शन है संश्लेषित गैस, दूसरा है वाटर गैस या प्रोड्यूसर गैस, या ये बी ए और बी दोनों। तो जल्दी से बताइए कि इसमें से कौन हो जाएगा? तो जी यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए यहीं पर सेशन को समाप्त करते हैं। अगर जे आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।